हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टेंस सीरीज की वीडियो नंबर 19 में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक। जी हाँ, बेसिक लेवल मींस सिंपल से ट्रांसलेशंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वो एडवांस लेवल जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन को। उसको टाइमलाइन पर अच्छे तरीके से समझेंगे और एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे और जानेंगे कि आखिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है और फिर वो सिचुएशंस कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। आपको एक और नई बात बतलाऊंगा कि यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम दो प्रकार की वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सी हैं, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी बातें। चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक लेवल पर आप लोगों को स्कूलों में कुछ ऐसा बताया गया होगा कि जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, अगर ऐसे शब्द लगे हों तो वो सभी के सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। बस कहानी यहाँ पर फिनिश। लेकिन ये तो केवल 10% है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आपको 100% जानने के लिए सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन में से होकर के गुजरना पड़ेगा और फिर इसके बाद टाइम लाइन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सभी बातों को समझना होगा। तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। आपके सामने बोर्ड में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स टू अ वर्ब टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसी वर्ब टेंस की ओर रेफर करता है विच वी यूज, जिन्हें हम प्रयोग करते हैं फॉर एक्शंस, उन एक्शंस के लिए, यानी उन क्रियाओं के लिए यूज करते हैं दैट विल बी फिनिश्ड, जो समाप्त हो जाएंगी। कब समाप्त हो जाएंगी? बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। अब इसी बात को आपको यहां पर टाइमलाइन में समझना है। चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक टाइमलाइन है, यह है बिग बैंग। यहां से टाइम ने ट्रेवल करना शुरू किया और आज मैं यहां पर खड़ा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। यह है प्रेजेंट, राइट। अब इस प्रेजेंट के बाद में ये जो टाइम बाद में जो फैला हुआ है, ये टोटल टाइम क्या हुआ? फ्यूचर। अब इसी फ्यूचर में किस एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं या मानते हैं, इसको अब समझने की बारी है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स टू अ वर्ब टेंस। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसी वर्ब टेंस की ओर रेफर करता है। मैंने आपके सामने वो वर्ब टेंसेस भी लिख दी हुई हैं। देखिए जरा, यहां पर विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक और भी वर्ब होती है। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए दो फॉर्म्स होते हैं क्रियाओं के। जरा देखिए, पहली तो ये और दूसरी ये, अर्थात विल शैल के स्थान पर आप बी गोइंग टू का प्रयोग करके हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही स्वरूप हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, इसको हम यहां पर टाइमलाइन में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विच वी यूज, यानी इन्हीं क्रियाओं को हम यूज करते हैं फॉर एक्शंस, उन कामों के लिए। यहां पर एक एक्शन है, ठीक है ना, इस एक्शन के लिए हम इस क्रिया का प्रयोग करते हैं भविष्य में होने वाले किसी ऐसे एक्शन। कौन सा एक्शन? दैट विल बी फिनिश्ड, जो होकर और घटित हो चुका होगा, यानी समाप्त हो चुका होगा। लेकिन वो समाप्त कब हुआ होगा? ध्यान दीजिए, बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी यहां पर फ्यूचर में एक और टाइम दिया होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम कई रूपों में हो सकता है। आगे चल करके आपको जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो ये पॉइंट ऑफ टाइम किन किन रूपों में हो सकता है ये आपको समझ में आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, यानी हम लुक बैक करते हैं, यानी पीछे, यानी भविष्य में जाकर हम पीछे की ओर झांकते हैं और देखते हैं कि वहां पर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है क्या, और उसी कंप्लीट हो चुके एक्शन को वास्तव में हम इन क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब मैं यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये किन किन रूपों में हो सकता है, मैं थोड़ा सा आपको बतलाने का प्रयास करता हूं। एक्चुअली ये जो टाइम होता है, ये एक डेडलाइन होती है। अब ये डेडलाइन कुछ ऐसी हो सकती है, स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, अर्थात यहां पर 6 बजे ऐसा कुछ लिखा हो सकता है, यानी भविष्य में किसी दिन किसी समय पर 6 बजेंगे और उससे पहले अगर कोई काम हो रहा है। दूसरी बात, कुछ एक अस्पष्ट सा टाइम दिया होगा, जैसे बाय नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने से पहले, यानी अगला महीना शुरू हो उससे
पहले पहले कोई एक्शन पूर्ण हो चुका होगा, या फिर फ्यूचर टाइम दिया होता है जैसे बिफोर समथिंग हैपन्स, यहाँ पर एक क्लॉज भी दी हुई हो सकती है, यानी इस काम के होने से, यानी एक दूसरा एक्शन जो इस एक्शन के समाप्त होने के बाद आगे होगा, यानी ये एक्शन होगा और उससे पहले ये एक्शन हो जाएगा। तो कई प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, कई प्रकार की ये डेडलाइन होती है, यानी ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है कई प्रकार से होगा। आगे जब आप सेंटेंसेस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहीं पर आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दिखाने जा रहा हूँ। जरा मेरे अगली वाली स्लाइड में पहुंचने से पहले इन सेंटेंसेस पर थोड़ा सा विचार करिएगा और पता लगाने का प्रयास करिएगा कि क्या ये सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट किए जाएंगे, कैसे ट्रांसलेट किए जाएंगे। जरा देखिए, वह 7 बजे तक चली जाएगी, एक सेंटेंस ये लिखा है, ओके। अगला सेंटेंस है वह 7 बजे तक जा चुकी होगी। अब जरा अच्छे से देखिए, इन दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग क्या सेम है, सेम थॉट है, यहाँ पर एक ही बात है। हालांकि यहाँ पर चली जाएगी और जा चुकी होगी, आपको ये देखने में लग रहा होगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और ये लग रहा है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पर चुका होगा लगा है, यहाँ पर चुका होगा नहीं लगा है। लेकिन अच्छे से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या इसका मीनिंग सेम है, और अगर क्या सेम है तो क्या ये दोनों एक ही टेंस को बिलोंग करते हैं, या फिर इनका ट्रांसलेशन आप दोनों में कर सकते हो, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में भी कर सकते हो या फ्यूचर परफेक्ट में भी कर सकते हो। जी हाँ, कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जरा पता लगाइए। और जरा देखिए आगे, मेरे आने से पहले वो यहाँ से चला जाएगा। अगला सेंटेंस है मेरे आने से पहले वह यहाँ से जा चुका होगा। चला जाएगा, जा चुका होगा, कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर भी मेरे आने से पहले, यहाँ पर 2 एक्शंस हो रहे हैं फ्यूचर में, और एक एक्शन पहले हो जाएगा, यानी पहले कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों में से देखिए जरा, इन दोनों का सेंस क्या एक ही है, क्या ये एक ही टेंस को बिलोंग करते हैं, और क्या इन दोनों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही अकेले ट्रांसलेट किया जा सकता है, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। क्या आप ये सब जानते हो? नहीं जानते हो तो इस पूरे वीडियो को देखना होगा। अच्छा, इस सेंटेंस को भी जरा देखिए, वे लोग यह खबर सुन चुके होंगे। आप इस सेंटेंस को पढ़कर लग रहा होगा चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो आप जरा अच्छे से पढ़िए और देखिए क्या ये फ्यूचर, ये जो एक्शन हो रहा है, सुनने का जो काम हो रहा है, क्या ये फ्यूचर में घटित होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काम तो हो चुका है, ये तो भूतकाल की बात जैसी लग रही है। तो क्या इसको भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करोगे? अगर करोगे तो वो कौन सा ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे? ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, और इनफैक्ट यही बातें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। चलिए आगे वाली स्लाइड से हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, और फिर हम यहाँ कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुँचते हैं। तो मेरे साथ पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने बोर्ड में कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अभी अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्सेप्ट को समझा, अब सेंटेंसेस पढ़िए और फिर उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पता लगाइए कि क्या ये सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बिलोंग करते हैं, और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बिलोंग करते हैं तो फिर इनका सिंपल सा जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा। चलिए ज़रा देखते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। वह या वर्ष 2025 तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। अगला सेंटेंस, डॉक्टर की यहाँ पहुँचने से पहले मरीज मर चुका होगा। ये 3 सेंटेंसेस हैं आपके सामने। अब जरा इन तीनों ही सेंटेंसेस को ठीक से पढ़िए, समझिए, और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपने अभी कॉन्सेप्ट बनाया, क्या कॉन्सेप्ट बनाया, ध्यान दीजिए। ये एक टाइमलाइन है, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। इस फ्यूचर में एक डेडलाइन यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा फ्यूचर का। उस टाइम लाइन से, यानी उस जो डेडलाइन है, उस डेडलाइन से पहले किसी एक्शन के पूर्ण हो चुकने की बात हो रही है क्या। जरा देखें यहाँ पर, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, यानी यहाँ पर वो पूर्ण कर चुकेगा। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा हो सकता है, इस योजना को पूर्ण कर लेगा। अब जरा देखिए, कर लेगा अगर आपने लगा दिया तो क्या इसका सेंस बदल गया? जी नहीं, सेंस नहीं बदला। देखिए जरा, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर लेगा, यानी अगला वर्ष जब आएगा, यानी इस अगले वर्ष तक का जो मतलब होता है अगला वर्ष आने से पहले। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी समझ लेना चाहिए कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये जो तक लगा होता है तो इस तक का मतलब पहले होता है, और इस तक की इंग्लिश आप बाई बनाते हैं, न कि टिल।
अब टिल क्यों नहीं बनाते हैं मैं फिर कभी आपको बतलाऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो यहीं पर आपको बतला दूंगा। चलिए अच्छा, अगले वर्ष से पहले वह इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, यानी कि ये काम पूर्ण कर लेगा या पूर्ण कर चुकेगा, कब तक कर चुकेगा, यहाँ पर ये डेडलाइन दी हुई है, ये डेडलाइन है। अगला वर्ष यहाँ से शुरू होता है और अगले वर्ष से पहले ये वाला काम होगा। इसी सिचुएशन के लिए आप बाई का प्रयोग करते हैं, इस सिचुएशन के लिए नहीं। अगर अगले वर्ष यहाँ तक टाइम अगर आगे बढ़ गया और अगले वर्ष में प्रवेश कर गए तो फिर वहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर हम आगे बात करेंगे, फिलहाल इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। जी हाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद वर्ब आती है, जो भी टेंस होगा उसकी पूरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो डेडलाइन होगी, यानी वो टाइम होगा, ये वाला टाइम है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो आप तो जानते ही हैं कि जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो बंदा होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कौन इसको पूर्ण कर चुकेगा, वह कर चुकेगा, तो ही हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो ही के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। हालांकि अब तो सबके साथ विल का ही प्रयोग करते हैं, बट ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप आई और वी अगर सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो आप शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जितने भी नाउन्स आ जाएंगे उन सब के साथ में आप विल का ही प्रयोग करेंगे। ओके, सो ही विल। फिर इसके बाद आप देखेंगे हैव, ही विल हैव। हाँ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बी गोइंग टू। जी हाँ, ये भी है। अगर आप चाहें तो इस विल के स्थान पर क्या कर सकते हैं, आप बी गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। बी का मतलब होता है इज, एम या आर। ही है तो ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो ही इज, और फिर इसके बाद गोइंग टू का प्रयोग कर देंगे। इसका मतलब ही होता है विल। ध्यान दीजिए, आप इसका प्रयोग कर लें या फिर विल या शैल का प्रयोग कर लें। ओके, तो ही इज गोइंग टू या फिर ही विल, आप यहाँ पर इसके स्थान पर विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी ये दोनों ही एक दूसरे के स्थान पर यूज़ की जा सकती हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए ये दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं, यानी बी गोइंग टू प्लस और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इनमें से किसी एक का प्रयोग कर लीजिए। तो ही इज गोइंग टू हैव या ही विल हैव। अब हैज़ का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का ही प्रयोग आएगा। सो ही विल हैव फिनिश्ड, वो पूर्ण कर चुकेगा, समाप्त कर चुकेगा या कर चुका होगा या कर लेगा। किस काम को, इस योजना को। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, सो दिस प्रोजेक्ट। ओके, दिस प्रोजेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आपके सामने बचा है केवल और केवल डेडलाइन, अगले वर्ष तक। तो इस तक की इंग्लिश आप यहाँ पर बाई ही बनाएंगे, क्योंकि इस बाई का मतलब होता है बिफोर। ध्यान दीजिए आप, इस बाई का मतलब होता है बिफोर। तो अगला वर्ष शुरू होने से पहले पहले के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है बाई, राइट। सो बाई नेक्स्ट ईयर, आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर आप बाई के स्थान पर टिल का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली स्लाइड में बतलाऊँ। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको बतला रहा हूँ। चलिए वहाँ पर हम जब कॉम्पिटिटिव लेवल पर डिस्कस करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको ज़रूर डिस्कस कर दूंगा कि आखिर यहाँ पर टिल का प्रयोग हम क्यों नहीं करेंगे। आइए अब इस सेंटेंस को देखते हैं। वर्ष 2025 तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, यानी 2025 से पहले पहले, यानी 2024 में ही पूर्ण कर लेगा, 25 नहीं शुरू हो पाएगा। और तभी आप इस तक के लिए आप बाई का प्रयोग करेंगे, यानी बिफोर 2025। ध्यान दीजिए आप, बाई का प्रयोग इसी सेंस में किया जाता है। चलिए, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। सब्जेक्ट क्या है, he will have completed his studies by 2025। ओके, इस तरीके से आप ये डेडलाइन देखिए, ये डेडलाइन है, इससे पहले पहले ये वाला काम हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर ये बाई 2025 नहीं लिखा है तो क्या ये सेंटेंस सही है? ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज़, क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, क्योंकि फिर आपका वो जो शर्त है, शर्त क्या है, एक टाइम से पहले। तो भविष्य में यहाँ पर टाइम तो कोई निर्धारित किया नहीं गया, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। वो बात अलग है कि आप अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वहाँ पर आपको रेफरेंस पहले से मिला हुआ है
और यहाँ पर टाइम अगर अंडरस्टूड है तो बात सही है, और वो सब स्पोकन इंग्लिश में चलता है, बट रिटन इंग्लिश में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, टाइम लिखा होना चाहिए। जैसे बाय 2025, ये है वो डेडलाइन जो इस एक्शन को कंप्लीट कर रहा है। अदरवाइज फिर ये एक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, कैसे? 2 सेंटेंसेस होते हैं एक्चुअली, डॉक्टर का यहाँ पहुँचना और मरीज का मरना, ये 2 एक्शंस हैं, 2 सेंटेंसेस हैं, और यहाँ पर ये जो पहले है ये एक कंजंक्शन है, राइट। अब ये कंजंक्शन यहाँ पर बिफोर, वही मतलब है जो बाई का मतलब होता है, बट ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है और ये यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटेंसेस होंगे और 2 सेंटेंसेस को वो जोड़ने का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर भविष्य में ही दोनों काम हो रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो अभी तो ना तो डॉक्टर पहुँचा है और मरीज तो मर चुका होगा। कब मरेगा? इस काम के होने से पहले। तो ध्यान दीजिए, ये वाला काम पूर्ण हो चुका होगा। किस काम से पहले? डॉक्टर के कहीं पर पहुंचने से पहले। तो इस तरह के 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या किया था? बाद वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट किया था, पहले वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट किया था, और बीच में आपने बिफोर का प्रयोग किया था। यहाँ पर भी आप वही करेंगे। तो देखिए, ये वाला काम पहले हो चुका होगा तो इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप बनाएंगे, मरीज मर चुका होगा, ऐसे बनाएंगे, द पेशेंट। ये देखिए, अब देखिए कैसे आपने बनाया, मरीज मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड। आपने यहाँ पर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग किया। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ये डेडलाइन है, ये है टाइम। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये काम यानी मरीज के मरने का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुकेगा। किसके पहले? भविष्य में एक काम और होगा, और वो है डॉक्टर का आना। तो डॉक्टर का आना एक अलग एक्शन है, ये भी टाइम को ही डिनोट करता है। तो टाइम, इस टाइम से पहले ये वाला काम हो चुका होगा, राइट। तो जब हम फ्यूचर में जाकर के लुक बैक करते हैं और पीछे किसी काम के कंप्लीशन की बात करते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इस तरीके से आप बना देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे जब इस तरीके के 2 सेंटेंसेस होते हैं तो फिर जो बाद में काम जो होगा, ध्यान दीजिए, वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। यानी जो बिफोर वाला सेंटेंस होगा यहाँ पर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा, और जो उसकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी यानी जो मेन सेंटेंस मरीज मर चुका होगा, ये जो मेन क्लॉज बनेगी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगी। इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक स्कूलों में बेसिक लेवल पर पढ़ा होगा। अच्छा, अब यहीं पर मैं आपको बतला देता हूँ कि अगर ये सेंटेंसेस नेगेटिव हों तो नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, और अगर ये इंटरोगेटिव हों तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको पहले से आता होगा, लेकिन मैं फिर से नए स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बिगिनर्स हैं उनको मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूँ। देखिए, अगर ये सेंटेंसेस नेगेटिव हैं तो आपको क्या करना होता है, विल या शैल के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर विल शैल का प्रयोग करेंगे तो हैव, विल शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही विल नॉट हैव, आप यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर इज गोइंग टू का प्रयोग किया है तो इज, यानी ये जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, ही इज नॉट गोइंग टू, यहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू हैव फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, इसी प्रकार से आप यहाँ पर विल हैव है, यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, नॉट का प्रयोग आप लोग जानते ही होंगे कहाँ पर किया जाता है। अब अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो भाई कुछ नहीं करना होता है, सिंपली इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर यहाँ पर रख देना होता है, यानी सब्जेक्ट के पहले। अगर ये सेंटेंस होता, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर लेगा, अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो अगर ऐसा होता तो बस इस इज को पहले रख देते, या फिर इस विल को हम ही से पहले रख देते। बस इतना सही तो होता है, विल को यहाँ ले आएंगे और बाद में इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। ओके, यहाँ पर हम इज को पहले ले आएंगे, इज ही, और ये ही स्मॉल लेटर में हो जाएगा, इज ही, बाद में यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे।
अगर यस या नो टाइप होंगे, अगर डब्ल्यू एच टाइप होंगे तो बस इसी हेल्पिंग वर्ब से पहले एक क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है। बहुत ही सिंपल। इनको तो आपको अलग से कुछ ट्रांसलेशंस करने चाहिए तो आपका इनका वर्ड ऑर्डर भी क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और अब कुछ ऐसी बातों को सुनते हैं, ऐसी बातों को पढ़ते हैं और बहुत करीब से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वही बातें वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको अपने कंसंट्रेशन लेवल को 100% तक ले जाना होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमको किन सिचुएशंस में करनी चाहिए, कहाँ पर करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए सीधे बोर्ड में देखिए, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए और फिर सोचिए कि कहाँ पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ज़रा, यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा। सपोज ये अकेला एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके बैकग्राउंड में कोई भी बात नहीं है, अर्थात आप लोग कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। चूँकि कन्वर्सेशन करते समय बहुत सारी बातें अंडरस्टूड होती हैं, तो जब हम अंडरस्टूड बातों को लेकर के और जब टेंसेस निर्धारण करते हैं तो वहाँ पर कन्वर्सेशन करते समय हमारे टेंसेस अलग होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टेंसेस हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फॉर्मल इंग्लिश अर्थात रिटन इंग्लिश में केवल आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हो तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ही विल कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना कार्य पूर्ण कर लेगा, ऐसा कुछ, या वह अपना कार्य पूर्ण करेगा, ऐसा कुछ ट्रांसलेशन बनाएंगे इसका। या फिर वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा, यहाँ पर चुका होगा लगा है, तो आप इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब इस सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए, यानी हिंदी वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए आप इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे या इस तरह से करेंगे। और ज़रा ये सोचिए कि अगर आपने इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया तो क्या ये सही होगा या ये सही होगा? अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंसेस रखे होते हैं और आपको वहाँ पर ये मालूम करना होता है कि ये सेंटेंस सही है, अर्थात इस सेंटेंस में इस क्रिया का जो प्रयोग है वो सही है या नहीं है। तो चलिए मैं अब आपको बतलाता हूँ। देखिए ज़रा, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा पढ़ा कि भविष्य काल में अर्थात आने वाले समय में किसी एक डेड टाइम लाइन से पहले अगर किसी कार्य के पूर्ण हो जाने की बात करते हैं, वहाँ पर तो आप इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है ये डेड लाइन, अर्थात यहाँ पर एक टाइम होना चाहिए, फ्यूचर का एक टाइम होना चाहिए और उस टाइम से पहले इस एक्शन को पूर्ण हो जाने की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, अर्थात कोई डेडलाइन नहीं है। अब अगर डेडलाइन नहीं है तो फिर ध्यान दीजिए, भले ही ये सेंटेंस हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, बट जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करोगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नहीं बल्कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। और ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पर, वह अपना कार्य शाम 6 बजे तक, जी हाँ, यहाँ पर शाम 6 बजे तक डेडलाइन दे दी गई, यानी यहाँ पर टाइम को निश्चित कर दिया गया। अच्छा, ये भविष्य का ही समय है। पूर्ण कर चुकेगा, यानी वह अपना कार्य शाम 6 बजे तक पूर्ण कर चुकेगा या पूर्ण करेगा, 6 बजे तक पूर्ण करेगा ऐसा भी, और वह अपना कार्य शाम 6 बजे तक पूर्ण कर चुकेगा। इन दोनों ही सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला सेंटेंस क्या है? वह अपना कार्य शाम 6 बजे तक पूर्ण कर चुकेगा, पहला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है वह अपना कार्य शाम 6 बजे तक पूर्ण करेगा। ध्यान दीजिए, पूर्ण कर चुकेगा नहीं, पूर्ण करेगा। अब बहुत मज़ा आने वाला है आपको और बड़े ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। जरा देखिए यहाँ पर क्या है, ही विल कंप्लीट, वह पूर्ण करेगा, हिज वर्क, वह अपना कार्य पूर्ण करेगा, यानी जो कार्य है और कार्य को पूर्ण करने की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। कब तक चलेगी? शाम 6 बजे तक। यानी यहाँ पर ये फ्यूचर है
ये फ्यूचर टाइम है और फ्यूचर में ये 6 बजा हुआ है, ठीक है ना। अगर ये जो प्रोसेस है ये 6 बजे तक चलना है, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर शाम को 6 बजे तक, जब तक 6 बजेंगे उस समय तक भी अगर ये काम चल रहा है यानी प्रोसेस में है, तो क्या करेंगे आप, तब आप टिल का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, तब आप वहाँ पर टिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे? अच्छा, दूसरी बात, वह अपना कार्य शाम 6 बजे तक पूर्ण कर चुकेगा। तो इस शाम 6 बजे तक का मतलब क्या हुआ कि इस 6 बजे से पहले, 6 बजे से पहले यानी 6 अभी बजा नहीं है, यानी अब से लेकर और 6 बजने वाली ये जो घटना है, 6 बजने वाली घटना या ये जो पॉइंट है, उसके पहले तक अगर कोई कार्य पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए आप बाई का प्रयोग करेंगे। तो बाई का मतलब ध्यान दीजिए क्या होता है, बाई का मतलब होता है जो टाइम दिया है उस टाइम से ठीक पहले तक। ओके, तो बाई का मतलब होता है बिफोर, बाई मीन्स बिफोर, ध्यान दीजिए आप, बाई का मतलब हो गया बिफोर। अगर यहाँ पर लिखा है बाई 6 PM, अगर यहाँ पर लिखा है बाई 6 PM, शाम 6 बजे तक, हम हिंदी में अर्थ जरूर इसका तक निकालते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है 6 बजे से पहले, ध्यान दीजिए। और टिल का मतलब होता है 6 बजे तक, यानी जहाँ पर वो 6 बजा, ये अगर यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 6 बजा है तो उस समय तक, ध्यान दीजिए, ये होता है इसका मतलब। और बाई का मतलब होता है 6 बजे से पहले। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 2 सेंटेंसेस हैं, मैंने ट्रांसलेट किए हैं, और इन दोनों ही सेंटेंसेस को ज़रा देखिए, क्या ये अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो आपने ये जो प्रीपोजिशंस लगाए हुए हैं, बाई लगाया है, टिल लगाया है, क्या इसके अनुसार ये सेंटेंसेस सही है? ज़रा देखिए यहाँ पर, ही विल कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना कार्य पूर्ण करेगा बाई 6 PM, शाम को 6 बजे तक। यहाँ पर भी बाई का मतलब तक निकालते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बतलाया कि बाई का मतलब तक ज़रूर हम हिंदी में निकाल लेते हैं, लेकिन उसका मतलब, असली मतलब होता है बिफोर, ठीक है ना। तो अगर शाम के 6 बजे से पहले वह कार्य पूर्ण कर चुकेगा, ऐसा हम बोलेंगे, या काम पूरा करेगा। इस सेंटेंस में कुल मिलाकर ये बतलाइए, क्या इस सेंटेंस में बाई का प्रयोग सही है, या अगर यहाँ पर बाई लगा है तो फिर इस वर्ब का प्रयोग सही है? तो ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में अगर आप यहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने डेडलाइन दे दी है और शाम के 6 बजे से पहले ये वाला काम पूरा हो जाना चाहिए। अर्थात अगर आपने बाई का प्रयोग किया है तो यहाँ पर आपको ही विल हैव कंप्लीटेड, इसका प्रयोग करना चाहिए, हैव कंप्लीटेड। ओके, अच्छा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूर्ण कर चुकेगा 6 बजे तक, यानी 6 बजे से पहले ये वाला कार्य पूर्ण हो चुका होगा, यानी ये परफेक्ट हो गया। अब ये परफेक्ट हो गया तो फिर आप यहाँ ये वाला सेंटेंस है, वह अपना कार्य शाम 6 बजे तक पूर्ण कर चुकेगा, इसका अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय 6 PM। ओके, आप ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टिल 6 PM। टिल का मतलब ये हो गया कि शाम 6 बजे तक। अच्छा, अब मैं आपको टिल और बाय का प्रयोग बड़े साधारण से शब्दों में बतलाता हूं, अच्छे से आप समझिएगा जरा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, वह मेरा इंतजार 6 बजे तक करेगा, तो ध्यान दीजिए 6 बजे तक, यहां पर भी 6 बजे तक है, और इसका ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, ही विल, ये देखिए यहां पर आपने क्या लिखा है, ही विल वेट फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार करेगा, यानी इंतज़ार करने का प्रोसेस शुरू होकर के और कहां तक पहुंचेगा, 6 बजे तक, यानी ठीक उस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी यहां पर फ्यूचर में यहाँ पर ये 6 बजा है और यहाँ से चलता हुआ वो जो काम है इंतज़ार करने का, वो यहाँ तक जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ तक, ठीक 6 बजे तक। ओके, तब हम टिल का प्रयोग करते हैं। और अगर यहीं पर हम बाई 6 PM, यहाँ पर हम बाई का प्रयोग नहीं कर सकते, ही विल वेट फॉर मी बाई 6 PM, नहीं, ऐसा नहीं। अब अगर हम बाई का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर आकर के, यानी 6 बजे से पहले ही
जो इंतज़ार करने का काम है वो समाप्त हो चुका होगा। ऐसा ही है, ज़रा यहाँ पर देखिए, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टिल 6 PM। इसका अगर मतलब निकालेंगे कि वह अपना काम पूर्ण कर चुकेगा, कब तक? 6 बजे से पहले होना चाहिए, 6 बजे तक नहीं बल्कि 6 बजे से पहले, तो यहाँ पर बाई होना चाहिए, ठीक है ना। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाई 6 PM, यानी 6 बजे से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो बाई का मतलब पहले होता है, और असल में 6 बजे तक की स्थिति अगर हम आपको बतलानी है तो यहाँ पर टिल का प्रयोग करना पड़ेगा, टिल, राइट। कैसे बनेगा सेंटेंस? ऐसे बनेगा, ही विल कंप्लीट हिज वर्क टिल 6 PM। वह 6 बजे तक तो अपना काम पूरा करेगा। अब ये काम पूरा हो और चाहे ना हो, वो 6 बजे इस काम को यानी पूर्ण करने वाले जो काम को बंद कर देगा, ये पूर्ण हो या ना हो। अगर पूर्ण हो जाएगा तो बाई लगा दोगे, और अगर पूर्ण नहीं होगा तो फिर 6 बजे तक वह पूर्ण करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो टिल होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम टिल का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब काम के कंप्लीशन यानी काम की पूर्णता की बात होती है, परफेक्शन की बात होती है, तो किसी टाइम से पहले इस काम का हो जाना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर हम बाई का ही प्रयोग करते हैं, टिल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा और उसके पहले एट लगा होगा। अब अगर एट नामक प्रीपोजिशन लगा है तो उसका क्या मतलब होता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब तीसरे पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ही विल लीव एट 6 PM, और यहाँ पर ही विल हैव लेफ्ट एट 6 PM। यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब का प्रयोग किया है, और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और टाइम सेम लगा हुआ एट 6 PM, एट 6 PM। क्या इन दोनों में से कोई एक गलत है, या दोनों गलत हैं, या दोनों सही हैं? तो मैं आपको बतला देता हूँ कि ये सेंटेंसेस हैं, दोनों ही सही हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। ध्यान दीजिए, जब कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एट का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब कुछ ऐसा निकलता है। जरा ध्यान दीजिए कैसा, हिंदी में मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ही विल लीव एट 6 PM, अर्थात वह 6 बजे प्रस्थान करेगा। यहाँ पर इसका मतलब है कि वो 6 बजे से पहले, यानी ये फ्यूचर टाइम है, इस टाइम में यहाँ पर फ्यूचर में ये 6 बजा है, और वो इस एग्जैक्ट 6 o'clock वाली यानी 6 PM वाली जैसे ही घड़ी पहुंचेगी यहाँ, इस टाइम पर वो प्रस्थान करेगा यानी जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो लीव करने का एक्शन होगा वो ठीक कै बजे होगा? 6 बजे होगा। और यहाँ पर क्या है, ही विल हैव लेफ्ट एट 6 PM। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस फ्यूचर टाइम में ये 6 बजेगा, तो 6 बजे से पहले ही ये काम हो चुका होगा। तो ये एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है, जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आ जाएगा तो वहाँ पर आप सिंपल फ्यूचर का भी प्रयोग कर सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अगली बात देखिए, यहाँ पर उसके आने से पहले वह अपना काम पूरा कर लेगा। मैंने यहाँ पर इसको बनाने का प्रयास किया है सिंपल फ्यूचर में, और पूर्ण कर चुकेगा। अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ऐसा सेंटेंस लिखा है या ऐसा सेंटेंस हिंदी में लिखा है, कैसा, उसके आने से पहले वो अपना काम पूर्ण कर लेगा या पूरा कर लेगा, ऐसा लिखा है, या फिर उसके आने से पहले वह अपना काम पूर्ण कर चुकेगा। अब ये अगर दोनों ही सेंटेंसेस अलग अलग बोलिए और फिर ज़रा सोचने का प्रयास करिए कि क्या इन दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग है या मीनिंग एक जैसा ही है। तो अगर आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ध्यान दीजिए, उसके आने से पहले एक काम तो ये हुआ, उसका आना, ठीक है, पहले कंजंक्शन हो गया, वह अपना काम पूरा कर लेगा। वह अपना काम पूरा कर लेगा उसके आने से पहले, अर्थात जब वो आएगा भविष्य में, तो उस समय उसका काम ये पूरा हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा, ये बताइए।
तो आपको पता चलेगा कि ये काम तो फिनिश्ड यानी कंप्लीट हो चुका होगा जब ये वाली घटना घटेगी, यानी उसका आना और उसके आने से पहले ये वाला काम चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, दोनों ही स्थितियों में ये काम कंप्लीटेड होगा। कैसा होगा? पूर्ण होगा ये काम दोनों ही स्थितियों में। ओके, चाहे ऐसा लिखा हो और चाहे ऐसा लिखा हो, राइट। तो फिर ध्यान दीजिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फिर जब पहले जैसे किसी कंजंक्शन से कोई सेंटेंस जुड़ा होता है तो इसको हम बाद में ट्रांसलेट करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे? ऐसे, ही विल हैव कंप्लीटेड, ऐसे बनाएंगे, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूर्ण कर लेगा। चाहे कर लेगा लिखा हो चाहे पूर्ण कर चुकेगा लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही जैसा है। तो यहाँ पर और पता चल रहा है कि ये काम पूर्ण हो गया है। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, राइट। अच्छा, बिफोर, इससे पहले कि सी कम्स, वह आती है, ऐसा ही बनाना पड़ता है। यानी कि ये जो सेंटेंस बनेगा ये प्रेजेंट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब एक और सिचुएशन है और वो है एजम्पशन। वो सिचुएशन कैसी है? एजम्पशन। आपको अच्छे तरीके से समझना होगा ये एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन को हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही विशेष प्रकार का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। एजम्पशन, जी हाँ, मैंने इस एजम्पशन नामक पॉइंट को पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था, यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए एजम्पशन क्या होता है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम यहाँ पर खड़े होकर, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, हम यहाँ पर खड़े होकर हम यहाँ फ्यूचर टेंस के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि हम किस बारे में एज्यूम करते हैं, यानी हम किसी एक एक्शन के बारे में एज्यूम करते हैं, यानी मान लेते हैं या संभावना प्रकट करते हैं कि कोई एक्शन अब तक इस समय तक हो चुका होगा, ठीक है ना। यानी भूतकाल में से लेकर और अभी इस समय तक कोई काम हो चुका होगा, ठीक है ना, और वहाँ पर भी चुका होगा जैसा शब्द आता है हिंदी में। कमाल की बात यह है कि हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी। आप यहाँ जो जा करके डेडलाइन के से पहले जो एक्शन समाप्त होता है वहाँ पर जो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हो, इस एक्शन को प्रकट करने के लिए भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हो। ज़रा देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे ही हैं जहाँ पर वास्तव में जो एक्शन है वो फ्यूचर में नहीं घटित हो रहा है। देखो जरा यहाँ पर, वह अब तक समाचार पत्र पढ़ चुका होगा। देखिए यहाँ पर चुका होगा लगा हुआ है, जैसा कि आपने अभी पिछले सेंटेंसेस देखे। बट अगर आप इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे, वह समाचार पत्र पढ़ चुका होगा, यानी पढ़ने का काम तो हो चुका, समाप्त हो चुका, लेकिन टाइम क्या है? देखो जरा, टाइम अब तक यानी प्रेजेंट, अब तक ये वाला काम हो चुका होगा। ऐसे एक्शंस को भी शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखिए, ही विल हैव रेड, ही विल हैव रेड द न्यूज़ पेपर, यानी वह समाचार पत्र पढ़ चुका होगा। सो फार मीन्स अब तक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि इस सिचुएशन के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक और सेंटेंस है, तुमने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा, यानी सुनने का काम हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पर संभावना प्रकट कर रहा हूँ कि तुमने कोई एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बारे में अब तक तुम उसको सुन चुके होगे, यानी वो जानकारी अभी तक तुम्हारे पास होगी। तो ये एक एसम्पशन होती है और इसी को हम विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रकट कर सकते हैं। कभी कभी हम मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड। ओके, तो इस तरीके से आप एसम्पशंस को भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायता से कह सकते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी और आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अपने रीजन्स का प्रयोग करेंगे, अपने तर्कों का प्रयोग करेंगे और जो भी सिचुएशंस होंगी उन पर अच्छे तरीके से सोच विचार करके और फिर आप अपने आंसर को पिक करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी जल्दी।